स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज की क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। बच्चों, हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया। केमिकल रिएक्शंस को बांटा था 3 बेसिस पे। फर्स्ट वन, रेट के बेसिस पे, दर के आधार पे कि कोई रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, धीमी है या तेज है। फिर हमने रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया था कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। और फिर हमने एक क्लास बनाया कि हीट एक्सचेंज के बेसिस पे, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान हीट ली जा रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, इसके बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई किया इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, मतलब उष्माशोषी और उष्माक्षेपी के प्रकार में। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई करने जा रहे हैं एट द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एट द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उत्पाद बनने के आधार पर। उत्पाद बनने के आधार पर, उत्पाद बनने के आधार पर क्या मतलब है बच्चों? प्रोडक्ट बनने के बेसिस पर क्या मतलब है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो भाई एक कोई सब्सटेंस है, वो एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट गया, मतलब कोई कंपाउंड है, से दैट आपने पढ़ रखा होगा कि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, तो वो कई तत्वों से मिलकर बनता है, कई एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब अगर कोई कंपाउंड अब एलिमेंट्स में टूट सकता है या कहीं तमाम एलिमेंट्स मिल करके केवल सिंगल कंपाउंड बना सकते हैं, तो कहने का ये मतलब है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर भी केमिकल रिएक्शंस कई किस्म की हो सकती हैं, क्योंकि एक रिएक्शन के दौरान या तो कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, आपस में ऐड हो सकती हैं, या कोई एक सब्सटेंस, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। मान लो कहीं जिंक बैठा हो सल्फेट के साथ, उसको कोई आया, सोडियम आया, हटा दिया, सोडियम जाके जिंक की जगह ले लिया। तो इसके बेसिस पे जो आप केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हो बच्चों, ये आपका, जैसे आप जो केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हो इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वगैरह के बेसिस पे, उससे कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमने पिछली क्लास आप लोगों की ली थी, सेकेंड लेक्चर जो आपके लिए था, उसमें हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है आज आपकी। तो यहां पर बच्चों फर्स्ट है जैसे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसी को आप बोलते हो एडिशन रिएक्शन, मतलब संयोजन क्रियाएं या फिर योगात्मक क्रियाएं, योग क्रियाएं। सेकेंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसी को आप डिसोसिएशन भी बोलते हो, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब विघटन अभिक्रियाएं, अभिक्रिया या क्रिया दोनों बोल सकते हैं, या वियोजन क्रियाएं, मतलब कुछ टूट रहा हो जिसमें। फिर थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को आप बोलते हो द्विविस्थापन क्रियाएं, द्विविस्थापन क्रियाएं। और इसी के बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो आगे आके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाएं। ये कुछ क्लासेस है बेटा। अभी इसमें आप और भी टाइप्स देखोगे, 4 टाइप्स पढ़ने हैं। तो हम लोग इन
कैटेगरीज को एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ सब कैटेगरीज भी मिलती जाती हैं, आप इसको एक एक करके देखते चलिए। हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन को। योगात्मक क्रियाएं, नाम से ही क्लियर है, कुछ तो नाम से ही क्लियर हो जाने वाले हैं। आप नेम देखोगे वहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसको आप बोलते हो एडिशन रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हो आप संयोजन और योगात्मक क्रियाएं। संयोजन क्रियाएं क्या है बेटा? योगात्मक क्रियाएं, एडिशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि जैसे मान लो कोई दो एलिमेंट हो, ए और बी मिलेंगे, ए बी कोई एक कंपाउंड बनाए, या कोई एक कंपाउंड है, ए किसी थर्ड एलिमेंट से मिल रहा है और एक सिंगल कंपाउंड मिले, या फिर टू कंपाउंड्स हैं ए बी एंड बी सी, ए बी एंड सी डी, और आपको सिंगल कंपाउंड मिले ए बी सी डी। तो इसको गौर करिए आप कि एलिमेंट एलिमेंट मिले, कंपाउंड मिला, तत्व तत्व मिले, यौगिक बना। एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट मिला, एक कंपाउंड बना। मतलब ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट, एलिमेंटल फॉर्म में है, और आपको मिल रहा है कंपाउंड। मतलब तत्व था, तत्व से मिला और यौगिक बना। यहाँ क्या है? ये कंपाउंड दिया ऑलरेडी और ये एलिमेंट है, फिर आपको यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड मिल रहे हैं, यौगिक यौगिक मिल रहे हैं, और आपको कंपाउंड मिल रहा है, यौगिक ही मिल रहा है। एक चीज गौर कर रहे होंगे बच्चों आप कि यहाँ पर सिंगल कंपाउंड ही मिल रहा है, भले एक से ज्यादा हम कंपाउंड ले रहे हैं, हमको मिल सिंगल कंपाउंड ले रहा है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कई सारी चीजें मिल रही हों और केवल एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को आप नाम देते हो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे चीजें ऐड हो रही हैं, कंबाइन हो रही है बेटा। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे एलिमेंट एलिमेंट में, जैसे 2 मैग्नीशियम एटम है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन आता है बेटा, बहुत सॉफ्ट मेटल होती है मैग्नीशियम, है ना, रिबन के फॉर्म में। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, MgO2, मैग्नीशियम की बर्निंग हो गई, मैग्नीशियम रिबन जला, है ना। तो ये एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन हुआ और कंपाउंड बना। एक कंपाउंड जब एलिमेंट से कंबाइन हो तो ये कंपाउंड बनने का एग्जांपल जैसे CO, AO2 से मिला, CO, यहां एक ऑक्सीजन है बेटा, इसको आप बोलते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से ऐड हुआ 2CO2, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आप कंपाउंड कंपाउंड को कंबाइन कराओ और फिर एक कंपाउंड मिले। फॉर एग्जांपल CaO है, ये CO2 से रिएक्ट किया और बना बच्चों CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से कंबाइन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये क्विक लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बन गया। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड थे, कंबाइन हुए, सिंगल कंपाउंड मिला। तो जब कभी कई सारे मटेरियल्स, कई सारे सब्सटेंसेस ऐड होते हैं बच्चों और सिंगल एक कंपाउंड मिलता है आपको, तो ये समझिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, या जिसको आप बोलते हो डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास है डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसको आप बोलते हो और डिसोसिएशन रिएक्शन। एक माइन्यूट सा छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा विघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एक ठीक उल्टा है, अभी जो आपने क्लास इसके पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका ठीक उल्टा है बेटा, ठीक रिवर्स है। इसमें कहने का ये मतलब है कि अभी आपने देखा कई सारे सब्सटेंसेस ऐड हो रहे थे और एक सब्सटेंस आपको मिल रहा था, एक कंपाउंड मिल रहा था, कई तत्व या यौगिक जुड़े थे और आपको केवल एक यौगिक मिला था। अब क्या है, यहां पर कोई एक यौगिक होगा, वो कई एलिमेंट्स में, या एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट
और उसके साथ कंपाउंड्स, मतलब एक कंपाउंड है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड या एलिमेंट एंड एलिमेंट में टूट जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा। मतलब जैसे मान लो ये ABC है तो ये टूट करके AB प्लस सी बना दे, या A प्लस B प्लस सी दे देगा आपको। जैसे आपने CaCO3 को ही हीट प्रोवाइड किया बेटा, तो ये बनेगा CaO एंड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कली चूना और CO2 में टूट गया। तो ये ब्रेकडाउन जब होगा, कैसे अलग हो गए? ये अलग हुए बेटा कि इनके बीच कुछ बॉन्ड्स रहे होंगे और फिर ये बॉन्ड टूट गए, इनके बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो गया। बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो गया और नए सब्सटेंसेस, आपको एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल गए। अब बात ये आती है कि आपको इनके बीच जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए यूं ही थोड़ी ना टूट जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो जब आप एनर्जी जितने तरीके से सप्लाई करते हो उतने ही ये टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उष्मा दे रहे हो बच्चों, तो इस डिकम्पोजिशन को नाम देते हो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम देते हो आप? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन या ताप अपघटन, इसको क्या नाम दिया जाता है? ताप अपघटन, या सिंपली हम इसको बोलते हैं थर्मोलिसिस। लिसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना बेटा किसी चीज को। तो अगर हम टेम्परेचर सप्लाई, हीट सप्लाई करना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करा के तोड़ना, हमने बात की यहाँ तोड़ने के लिए आपको कुछ हीट देनी होगी, या लाइट सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिए, या फोटॉन्स मतलब सनलाइट प्रोवाइड करिए, या वाटर, मतलब आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए किसी ना किसी मीन की जरूरत है, किसी ना किसी माध्यम की जरूरत है, किसी ढंग से तोड़ेंगे आप उसको। तो यहाँ पे आप किस ढंग से तोड़ रहे हैं? हीट सप्लाई करके। तो इसको नाम आप देते हैं थर्मोलिसिस या ताप अपघटन। तो देखिए यही एक एग्जांपल है CaCO3 वाला। ऐसे ही बेटा एक एग्जांपल है 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। क्यों पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं? आयनिक नेमिंग देखेंगे आप। इसको हीट प्रोवाइड किया, ये बना 2KCl प्लस 3O2। तो ये हीट प्रोवाइड करने से यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बेटा अगर आपने कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, विद्युत ऊर्जा का आपने कहीं विद्युत धारा प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट, तो इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या वैद्युत अपघटन। इसको नाम आप देते हो वैद्युत अपघटन, है ना, इसको आप नाम देंगे वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसे 2NaCl है, ये एक्वस स्टेट में आप ले लेंगे, एक्वस मतलब इसमें पानी मिला लेंगे, मतलब पानी में आपने NaCl मिला लिया, वाटर में इसको डिसॉल्व कर लिया NaCl को, और फिर आपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये टूट जाएगा किसमें? 2Na प्लस एंड Cl माइनस, 2Cl माइनस। फर्दर ये चला जाता है बेटा, ये पॉजिटिव आयन है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप सप्लाई करते हैं तो दो रॉड लगाते हैं कहीं से, एक आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव को बोलते हो आप एनोड, नेगेटिव को बोलते हो आप कैथोड, है ना। जो धन आवेशित छड़ रहती है उसको आप एनोड बोलते हो, और ऋण वाले को आप क्या बोलते हो? कैथोड बोलते हो। अब ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा? ये कैथोड की ओर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? एनोड की ओर जाएगा, जो धन वाला सिरा रहेगा उस पर। तो एनोड पर ये जो 2Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन दे करके ये Cl2 बना लेगा बेटा, और ये न्यूट्रल सोडियम एटम बना लेगा, उदासीन सोडियम परमाणु बना लेगा। तो ये चीज अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं, तो क्या होता है? तो पहले तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी आपको, और कैथोड पर सोडियम मेटल मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज हो गया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अभी दो तरह का और डिकम्पोजिशन बाकी है हमारे पास बेटा। दो और कौन कौन से हैं? कि अगर आपने क्या किया, इसको तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन के लिए आपने हीट
और इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सनलाइट का इस्तेमाल किया। फोटोन सनलाइट में जो वेव पार्टिकल पाए जाते हैं उनको फोटोन बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपने सनलाइट का इस्तेमाल किया तो इस तरह की जो लिसिस होती है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, इसको एच न्यू से दिखाते हैं। एच इसको प्लांक कांस्टेंट, न्यू मतलब होता है बेटा एक फ्रीक्वेंसी दिखाने का ढंग होता है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो सनलाइट दिया तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, या इसको बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस प्रकाश अपघटन समझ सकते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश अपघटन। जैसे HI हमने लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको सनलाइट में भेज दिया, सनलाइट का एक्सपोजर दिया इस पे, तो ये बनेगा बेटा H2 प्लस I2। बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और यही मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा था। डिकम्पोजिशन मतलब भी टूटना होता है, डिसोसिएशन मतलब भी टूटना होता है बेटा, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है इरिवर्सिबल को माना जाता है, और डिसोसिएशन आप रिवर्सिबल वाले को मानते हो। मतलब ये ऐसा होता है कुछ, है ना, कि जब सनलाइट डीम होगी तो फिर से H2I2 कंबाइन होकर HI बना लेंगे, तो ये डिसोसिएशन की क्लास होती है ना। बट अमूमन इनको सेम ही मान के चल लेते हैं हम आगे, ठीक। तो यहाँ बात ये थी कि अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करा रहे हैं तो ये क्या कहा जाएगा, फोटोलिसिस कहा जाता है बेटा। और चौथा जो तरीका है, पहला थर्मोलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा फोटोलिसिस, और जो फोर्थ है वो है बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, पानी के द्वारा, वाटर के जरिए। वाटर मतलब क्या, H प्लस या OH माइनस, H2O में होते हैं ना H एंड OH माइनस, तो कहीं भी H प्लस चला जाए या OH माइनस दे करके। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, हमने लिखा CH3 COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल, ये है एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है। इसको आप वाटर सप्लाई करो, ये OH चला आएगा C2H5 के पास, H चला आएगा बाकी एसीटेट आयन के पास, तो CH3COOH एंड C2H5OH, मतलब बन गया एथिल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ये चीज एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से ऐसे ही आप बाकी के भी साल्ट्स का देखा होगा आपने, हाइड्रोलिसिस, या अभी आप आगे देखेंगे कहीं ना कहीं एसिड बेस सॉल्ट जब हम लोग पढ़ा जाएगा। जैसे मान लो ये NaCl है, इसमें हमने HOH ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया बेटा, ये H आ जाएगा इस Cl के पास, क्योंकि ये H प्लस कंसीडर करेंगे, OH माइनस है, और यहाँ Cl माइनस है, Na प्लस है, तो इसके पास इसका नेगेटिव, ये बन गया NaOH एंड HCl। इसको हम लोग आपके नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से पढ़ेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, मतलब इस सॉल्ट को तोड़ने के लिए हमने H2O का इस्तेमाल किया बेटा, फिर हमको बेस और एसिड मिल गया, अम्ल और क्षारक मिल गए, एक लवण था, इसको हमने H2O दिया था, तो ये बोला जाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कि सॉल्ट को तोड़ने कौन गया, वाटर गया, H2O गया, सो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस का। तो इतने ढंग से आप तोड़ते हैं किसी कंपाउंड को, दो या दो से ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, या एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में, मतलब किसी सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के इतने तरीके थे, और इस रिएक्शन को आप नाम देते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। अब बाकी नेक्स्ट आप जो देखेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक दूसरे से मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आप डिस्प्लेसमेंट समझे रहेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इस हाथ पे हमने ये ब्लैक वाला मार्कर रखा हुआ है, अब ये ब्लैक मार्कर हट जाए और इसकी जगह पर यहाँ पे ब्लू मार्कर आ जाए तो ये डिस्प्लेस हो गया। ये एक ग्रुप था। जैसे मान लो एक चेयर है, उस चेयर पे कोई क्लास 7th का बच्चा बैठा हुआ हो, कोई 10th वाला आया, उस 7th वाले को हटा दिया, ये चेयर है। देखो मेरी आर्ट बहुत खराब है बेटा, चेयर मान लेना, इसको टेबल है मान के चलो, है
तो ये चेयर है मान लो, इस पे क्लास 7th वाला कोई स्टूडेंट बैठा है, यहाँ से 10th वाला गुजरा, आप लोग गुजरते होंगे कहीं से, 7th वाले को देखते होंगे तो क्या कहते हैं, हटो यहाँ से हटो। 7th वाला बेचारा हट गया और 10th वाले जाके बैठ गए, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट क्या होता, यहाँ 6th वाला गुजरता बच्चा और यहाँ बैठे रहते 10th वाले, तो 6th वाला इधर से ही गुजर लेता, पतली गली से निकलना है ना, ये 10th वाला कुर्सी छका करके बैठा रहता। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कभी ऐसा हो बच्चों कि ए है और ये बी है, ये सी है, ये कोई ग्रुप हो सी चेयर, सी चेयर, ये बी एक स्टूडेंट है, ये ए है, और ए की जो रिएक्टिविटी है बेटा वो ज्यादा हो बी की रिएक्टिविटी से, क्रियाशीलता ए की ज्यादा है बी की क्रियाशीलता से, तो ये क्या करेगा, ये यहां बैठ जाएगा और बी को भगा देगा, तो ये बनेगा बी प्लस ए सी। लेकिन क्या होता कि ये रिएक्शन होती ए प्लस डी सी, मतलब ये सी चेयर पर कौन बैठा था, डी बैठा था, और डी की रिएक्टिविटी अब ए से ज्यादा थी, मतलब डी की क्रियाशीलता ए से ज्यादा थी, ये 6th वाले हैं, ये 10th वाले हैं, तो ये इनके पास जाते हैं तो लेकिन हटा नहीं पाते हैं, तो यहां लिख दिया जाता है नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस, ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं बेटा उनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं, विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन क्रियाओं का क्या मतलब है कि एक कंपाउंड है, उसमें से किसी एक एलिमेंट या किसी एक ग्रुप को दूसरा एलिमेंट या ग्रुप, कोई दूसरा तत्व या समूह आके जब डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है बच्चों, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नहीं हटा पाया तब तो बात ही खत्म है। तो ये चीज, जैसे मान लो हम लोग जब जिंक की रिएक्शन कराते हैं CuSO4 से, जिंक को अगर हम रिएक्ट कराएं CuSO4 से, जिंक क्या है, ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, मतलब चांदी की तरह से, है ना। ये CuSO4 क्या है, ये ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है, नीले रंग का, है ना। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल तब भी पढ़ा था जब हम लोगों ने कलर चेंज वाला पढ़ा था एग्जाम्पल, है ना। तो ये बेटा देखो होता क्या है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है, जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं, इनको हटा देते हैं, ये बना लेते हैं जिंक सल्फेट, जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और साथ में एक कॉपर का प्रेसिपिटेट मिलता है रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का मिल गया, लाल भूरे रंग का, है ना। तो ये रिएक्शन हुई, ये चेंज हो रहा है कलर, इसका मतलब है कि रिएक्शन हुई। हम लोगों ने पढ़ा था अगर कहीं कलर चेंज हो गया मतलब रिएक्शन हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेस हुए जिंक से, और हुए क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा थी। बट अगर अभी यही क्या होता कि जिंक को बेटा सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराना होता तो नो रिएक्शन हो जाती। जिंक को अगर हमें मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराना होता तो यहाँ नो रिएक्शन हो जाती, क्योंकि जिंक की कैपेसिटी नहीं है, जिंक की हैसियत नहीं है कि मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दें। तो आने वाले वक्त में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे कि कौन से मेटल, जैसे Cu Hg Ag Pt Au, ये मेटल्स ऐसी हैं, ऐसी धातुएं हैं जो नहीं डिस्प्लेस कर पाती हाइड्रोजन को भी। तो ये जब हम एसिड बेस सॉल्ट में पहुंचेंगे तब, या फिर इसी चैप्टर में आगे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये चीज बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां सारा खेल रिएक्टिविटी का है कि कौन कितना रिएक्टिव है, या फिर मैं ऐसा भी करूंगा कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा रिएक्टिविटी, है ना। एक चीज और करते हैं यहाँ पे, नहीं हम लोग अलग से रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया जाएगा, है ना। उसके लिए अलग एक बढ़िया क्लास हम लोग कैसे रिएक्टिविटी उस एसिड बेस सॉल्ट में ही हम लोग उसको पढ़ेंगे बेसिकली। इसके बाद बेटा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, द्विविस्थापन में, कि जैसे मान लो यहाँ ए बी था और ये सी डी था, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, आयनिक में बेसिकली द्विविस्थापन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है।
डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? यहाँ ये नहीं है कि चेयर पर से उठा के हटा दिए अपने जाके बैठ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ ये चेयर तुमको पसंद है, उनको पसंद है, उनकी चेयर तुमने रख लिया, अपनी चेयर उनको दे दिया। तो यहाँ कैपेसिटी या हैसियत का नहीं है हम 10th वाले हैं तो हटा देंगे 7th वाले को 6th वाले को, ठीक है। यहाँ क्या है कि 10th वाले चाह रहे हैं कि हम 6th के क्लास में पढ़ें, 6th वाले चाह रहे हैं कि हम 10th वाली क्लास में आज बैठ के पढ़ेंगे। तो ये चेंज, एक्सचेंज जैसी चीज यहाँ पे होती है कि ये पॉजिटिव आए धनात्मक इसके नेगेटिव को ले गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को ले गया, मतलब AD प्लस BC, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, AgNO3 था प्लस NaBr था बेटा, ये रिएक्ट किया, ये दोनों एक दूसरे के पास चले आए, ये Na प्लस होता है, Br माइनस होता है, यहाँ NO3 माइनस, Ag प्लस, सिल्वर आयन, ये नाइट्रेट आयन, यहाँ सोडियम आयन, ये ब्रोमाइड आयन, क्या हुआ, ये Ag प्लस इस Br के साथ जाएगा, ये बन जाएगा AgBr प्लस NaNO3। आपको याद हो, अगर मुझे भरोसा है आप याद किए होंगे कि ये जो AgNO3 था ये एक्वस लिया, NaBr एक्वस लिया, AgBr आपको सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड मिला और ये एक्वस था। इस रिएक्शन को क्या बोला गया था, याद करिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला गया, अवक्षेपण क्रिया। तो अवक्षेपण क्रिया जो होती है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो इसी की एक क्लास है, द्विविस्थापन का ही एक क्लास है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। जैसे इसी का एक एग्जांपल होता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। आगे चल के मतलब जब हम लोग एसिड बेस पढ़ चुके रहेंगे, उसमें लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कि कोई बेस लिया NaOH, कोई एसिड लिया जैसे HCl, यहाँ Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है, ये बन गया NaCl प्लस H2O, H एंड OH मिल गए, ये बन गया H2O, और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट मानेंगे कि नहीं आप भाई। Na प्लस, ये मान लो चेयर है, इस पे OH माइनस बैठे थे, ये OH माइनस की जगह पे आके बैठ, OH माइनस को ले गए H प्लस, और ये Cl इस चेयर पे आके बैठ गए। Cl OH नेगेटिव था, बैठा था इस चेयर पे, दूसरा नेगेटिव आके बैठ गया इस चेयर पर। तो ये बेस को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, सॉल्ट क्षारक को अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनता है, लवण और जल बनते हैं बेटा। तो ये रिएक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन भी किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ग्रुप गया, दूसरा ग्रुप आया, ये चीज हो गया, और दोनों ही कंपाउंड के साथ ऐसा हुआ। तो ये आपने 4 मेजर क्लासेस खत्म की, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में फिर हमने 4 देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रो डिकम्पोजिशन कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग आगे देखेंगे, क्रियाशीलता। फिर इसके बाद हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, रेडॉक्स रिएक्शन इसके बाद है, 5th क्लास जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं, जिनका हमारे डेली लाइफ में कई बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं या बहुत सारे यूजेस हैं, या उनसे रिलेटेड आप नुकसान देखते होंगे, जैसे खाने का सड़ना, रेंसिडिटी ऑफ फूड्स, कोरिजन, जंग लगना, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की ही देन है, बेसिकली ऑक्सीडेशन की। तो हम लोग इसके लिए, चूंकि ये मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो एक पूरी क्लास बेटा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पे रखेंगे, और रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगा, हम देखें तो 4 क्लासेस दिया हम लोगों ने। पहले में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया, दूसरे में क्लासीफाई किया, फिर तीसरी रिएक्शन में भी हम लोग क्लासीफाई ही कर रहे हैं, और एक हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे एक अलग क्लास रखेंगे। तो 4 लेक्चर्स में आपका एक चैप्टर निपट गया। हम कोशिश करेंगे कि अगले भी लेसन में, एसिड बेस सॉल्ट में भी 2, 3, 4 लेक्चर से आप, अब मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट भी निपटाएं।
और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बोर्ड के बच्चों को मैं पूरा कोर्स पढ़ा दूं केमिस्ट्री का, जिससे आप लोग साइंस में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस खूब देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पसंद आएगा वीडियो तब, है ना, तभी शेयर करिएगा या देखिएगा जब आप इसको आपके काम की चीज़ें लगें, जब यूज़फुल हों आपके लिए, तो आप इसके लास्ट तक जाएंगे और देखेंगे, समझेंगे। डिस्कशन करिए अपने दोस्तों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।